10,000 रुपए फीट की जमीन है जी, वो 3,000 में मिल जाती है। 3,000 में मिल जाती है। जो जगह बची रही होगी अभी भी उसका सौदा चल रहा होगा। जी, संपूर्ण खेल संस्था द्वारा और नजुल के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत से किया गया। सिर्फ टैक्स की राशि निकाली है 55 लाख रुपए, और उसी में एक कॉलम ऐड कर दिया है कि इसी 55 लाख रुपए में रिन्यूअल की भी राशि ऐड है। अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो 30 साल का भी टैक्स नहीं मिला एक तरीके से। अपने ही झूठे उत्तर में किस तरह से ये अधिकारी फंस चुके हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि 2 साल से जांच प्रक्रियाधीन है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई बकाये की राशि नहीं बची हुई है। दस्तावेज है जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से अधूरी जानकारी दी जा रही है, अधूरी बातें बताई जा रही है। 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन, इसका मूल्य, इस पे प्रीमियम, भूभाटक और 15% जो ब्याज लगना है वो राशि कहाँ गई। अगर ये दोनों को जोड़ दें तो यह कम से कम 33,000 करोड़ से ऊपर का मामला बनता है। विधानसभा चुनाव के एंड पहले शायद सितंबर 2023 में वो रिपोर्ट सामने आती है। उस समय की भूपेश बघेल सरकार को ये बातें पता चल जाती है, लेकिन मामला आपसी लेन देन और सेटिंग के कारण दबा दिया जाता है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज तारीख 5 अप्रैल 2026 है और जैसा कि हमने वादा किया था कुछ बड़े और अहम खुलासे करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन में मालवीय नगर की 5.25 एकड़ जमीन एक समिति को अलॉट की गई थी। 15 एकड़ में कब्जा करने के बाद 65 सालों से कोई पैसा नहीं पटाया और इस तरह से 10,000 करोड़ के इस घोटाले और घपले की जानकारी कोई और नहीं, कमिश्नर की जांच से स्पष्ट हुआ। कलेक्टर ने भी जांच कमेटी बनाकर सारी बातें स्पष्ट कर दी, लेकिन जान के आपको हैरानी होगी, इस मामले में बड़े बड़े रईसों को बचाने के लिए विधानसभा में अपर कलेक्टर के हस्ताक्षर से झूठी और बेबुनियाद जानकारी दे दी जा रही है। इससे पता चलता है कि सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों को अभी भी ये लगता है कि उनका या तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता या उनका मन नौकरी से भर गया है। ये हैरान करने वाली जानकारी भारत के हर नागरिक को देखनी चाहिए, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि आखिर सिस्टम किस तरह से बेईमानी और धोखे से चलता है, जो विधानसभा को भी झूठी जानकारी देने से पीछे नहीं हटते। अजय चंद्राकर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न लगाया था। वो आधिकारिक जानकारियों के अलावा ढेर सारे ऐसे सबूत हमारे पास हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने भी काफी गहरी पड़ताल की। हमारे हमकदम बने रहे विसिल ब्लोअर विमलेश जैन के ऊपर काफी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन विमलेश जैन की भी दाद देनी होगी, वो डिगे नहीं। आज एक बार फिर विमलेश जैन के साथ सबूतों के कच्चे चिट्ठे के साथ मैं आपके साथ राष्ट्रबोध के जनमंच के माध्यम से कुछ बड़े खुलासे करने जा रहा हूं। मैं सीधे विमलेश जैन को आमंत्रित कर रहा हूं। विमलेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पवन भाई, नमस्कार। ये बजरंगबली की मूर्ति, हाँ, ये बजरंगबली की मूर्ति है, ये हमारे आराध्य है और जो गदा इन्होंने पकड़ा हुआ है, ऐसा ही गदा हमें सिस्टम के बेईमानों के ऊपर चलाना है। ये प्रेरक है इस बात का। मैं इसी प्रेरणा के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात करते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर बेईमानों ने 10 मार्च 2026 को विधानसभा में ये प्रश्न अजय चंद्राकर जो भाजपा के विधायक हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया और भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री टंकराम वर्मा जी द्वारा ये उत्तर दिया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से ये प्रश्न विधानसभा में पूछा नहीं गया। लेकिन पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है क्योंकि प्रश्न लगाया गया था और इसका उत्तर, जो हैरान करने वाला उत्तर दुर्ग के राजस्व विभाग से और दुर्ग के कलेक्ट्रेट से जो उपलब्ध कराया गया, उसकी वो सारी कॉपी मैं आपको स्क्रीन में उपलब्ध करा रहा हूँ। इस उत्तर को आप ध्यान से पढ़िए और खासकर इन पंक्तियों पर आप गौर कीजिए जो साफ तौर पर बताती है कि किस तरह से झूठी जानकारी दी जा रही है। जैसा कि अंतिम पंक्तियों में साफ तौर पर लिखा गया है, शासकीय नजुल भूमि पर अवैध निर्माण करने और शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने तथा समिति द्वारा अवैध रूप से भूमि विक्रय किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। उपरोक्त शिकायत के संबंध में जांच हेतु अपर कलेक्टर दुर्ग की अध्यक्षता में जांच समिति 2024 में गठित की गई है। जांच प्रक्रियाधीन है। साथ ही इसी पत्र के ऊपर के भाग में एक जगह लिखा हुआ है, समिति द्वारा पट्टे का निष्पादन समय से पूर्व बकाया राशि कुल 50,88,000 रुपए दे दिया गया है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि अपने ही झूठे उत्तर में किस तरह से ये अधिकारी फंस चुके हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि 2 साल से जांच प्रक्रियाधीन है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई बकाये की राशि नहीं बची हुई है। इससे आप अंदाजा लगाइए, 1961 में जगह अलॉट की गई थी ताकि 3,000 स्क्वायर फीट का मकान बना कर दिया जा सके, लेकिन करीब 15 एकड़ में कब्जा करने के बाद आप कैसे देख पा रहे हैं पूरे प्रखंड को? 15 एकड़ में कब्जा है, आपको ही उत्तर दिया गया कमिश्नर की ओर से
अब इस बारे में थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए, आज की तारीख में आप इसको कैसे देख पा रहे हैं जब विधानसभा में गलत जानकारी दी गई है। मैं इस मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे गंभीर मामले में शासन को तमाम जांच रिपोर्ट मिल चुकी है, जांच अधिकारी दे चुके हैं, कलेक्टर और संभागायुक्त ने दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर दोषियों को बचाया जा रहा है तो ये एक बहुत गंभीर राष्ट्र के लिए और राज्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में आम जनता किस पे भरोसा करेगी। अच्छा, ये 10,000 करोड़ का जो फिगर है जी, ये थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको कि ये जो बार बार आ रहा है, शायद आम जनता को यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा घोटाला या इतनी बड़ी लेनदारी को छोड़ दिया जा रहा है। 50 लाख रुपए मिल गए और बता दिया कि हमारे 10,000 करोड़ रुपए माफ हो गया, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और आमतौर पर ऐसे मुद्दे उठते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। अब 10,000 करोड़ रुपए यहाँ छोड़े जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं और ये फिगर कैसे आ रहा है? आपका सवाल बहुत ही जानदार है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी ने जो गणना की है उस पर एक बार वे पुनर्विचार कर लें कि वर्ष 1960-61 में उनको 1356, 57, 58, 59 4 खसरे मिले थे, जबकि जांच में यह पाया गया है कि 1352, 53, 54, 55 पे कॉलोनी बनी है। तो ये 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन, इसका मूल्य, इस पे प्रीमियम भूभाटक और 15% जो ब्याज लगना है वो राशि कहाँ गई? हम तो पूर्व को जो दिया गया 60-61 उसको तो अभी गणना ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों को जोड़ दें तो यह कम से कम 33,000 करोड़ से ऊपर का मामला बनता है। 33,000? जी हाँ जी। ये जांच रिपोर्ट कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर दुर्ग की ओर से, जब महादेव कांवरे यहाँ संभाग आयुक्त हुआ करते थे 2022 में, विमलेश जैन ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले शिकायत प्रस्तुत की। जांच चुपचाप चल रही थी। विधानसभा चुनाव के एंड पहले शायद सितंबर 2023 में वो रिपोर्ट सामने आती है। उस समय की भूपेश बघेल सरकार को ये बातें पता चल जाती है, लेकिन मामला आपसी लेन देन और सेटिंग के कारण दबा दिया जाता है। विधानसभा चुनाव होने के बाद जब रिपोर्ट विमलेश जी के हाथ में थी तब उन्होंने हमसे संपर्क किया। तब उसके बाद हमने उस मामले को भी उजागर किया और सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले 26 जनवरी 2025 को जब हमने वो खबर दिखाई थी, ग्राउंड जीरो की खबर हमने दिखाई थी, काफ़ी मेहनत की थी। हम इनसे प्रभावित होकर इनके साथ हम कदम हुए, शिकायतकर्ता के रूप में विभिन्न मंचों में गए और लगातार पड़ताल के बाद हमसे भी कुछ लोगों ने संपर्क किया, मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सेटिंग और रेटिंग से दूर रहते हुए हमने पूरी ईमानदारी के साथ, तथ्यों के साथ, पूरे प्रमाण के साथ उस मामले को प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ नई जानकारी आप दे रहे हैं, आप लोकायुक्त भी गए, पता चला? जी बताइए। इन सभी जगह शिकायतों के बीच में हमारे द्वारा राष्ट्रपति जी को और छत्तीसगढ़ लोक आयोग को भी शिकायत की गई, जिसमें लोक आयोग के डायरेक्टर ने हमारी पूरी शिकायत को सुनी और उस केस को रजिस्टर्ड किया। और हमने वहां पे अपने बयान में स्पष्ट लिखाया था कि जिन जिन राजसेवकों को आरोपी बना रहे हैं उनके द्वारा जांच को प्रभावित किया जा सकता है। और उसी का नतीजा ये निकला कि उनके द्वारा संपूर्ण जांच को भ्रामक और कूट रचित बनाकर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका उदाहरण हमें तत्काल सामने में देखने मिल चुका। ये तथ्यों की बात है, ये सबूतों की बात है और सबूत चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कानून, मुझे बहुत भारी मन से कहना पड़ा कि कानून सभी के लिए बराबर नहीं होता। जो कानून की अक्सर मूर्ति दिखाई जाती है कि कानून के आंख में पट्टी होती है, एक हाथ में तराजू होता है, तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों के लिए जब पल्ला झुक जाता है तब यहाँ समझ में आता है, जैसा कि इस मामले में साफ तौर पर दिख रहा है, शासन का हित है, जनता का हित है, सबका हित है, लेकिन इस मामले को दबाया क्यों जा रहा है, ये गहरी बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सीधी सी बात यह है पवन भाई कि इस संपूर्ण इलाके में सब शहर के नामी गिरामी रसूखदार लोग रहते हैं, जिनके द्वारा 3-3 हजार के जो प्लॉट लेने का अनुबंध में दिखाया गया है, वहां से सभी प्लॉट कम से कम 7,000, 8,000 और 4800 से ऊपर के हैं। और आज इनकी वर्तमान कीमत 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से सब ऊपर है। इनके द्वारा मात्र 1,500 रुपए स्क्वायर फीट की एनओसी लाई जाती है और 1,500 रुपए पंजीयक को दिया जाता है, रजिस्ट्रार को, रिश्वत को। 10,000 रुपए फीट की जमीन है जी, वो 3,000 में मिल जाती है। 3,000 में मिल जाती है। जो जगह बची रही होगी अभी भी उसका सौदा चल रहा होगा जी। मैं आपको बता दूं, दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति को ये जमीन अलग अलग
इलाकों में दी गई थी। दुर्ग का एक इलाका मालवीय नगर था, दुर्ग के कई और इलाके हैं, भिलाई के नेहरू नगर से लेकर राजनांदगांव के विकास नगर, कैलाश नगर जैसे तमाम इलाकों में जमीनें दी गई थी, ताकि जो अब से 65 वर्ष पहले शहर के बाहर आउटर या उजाड़ इलाके थे उन्हें तरीके से बसाया जाए। और आज 65 सालों बाद जब वहाँ बहुत महंगी जगह हो गई है और पॉश एरिया बन चुका है, और जैसा कि विमलेश भाई बता रहे हैं और जो दस्तावेज बता रहे हैं, जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस समिति को कि उन्हें 3-3 हजार स्क्वायर फीट की जगह पर मकान बना कर देना था, लेकिन आप ये प्लॉट की बात बता रहे हैं, ये क्या मामला है? ये संपूर्ण खेल संस्था द्वारा और नजुल के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत से किया गया। दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति राजनांदगांव, पहले राजनांदगांव दुर्ग जिले में आता था, इसलिए इसका नाम दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति रखा गया होगा। और आज की तारीख में भी यह समिति अस्तित्व में है, और इस समिति के द्वारा पहली तारीख से लेकर आज तक पैसे नहीं पटाए गए विधि अनुसार, और किसी 50 लाख रुपए की अमाउंट की बात आ रही है। क्या है पूरा मामला? जी, अगर हम इसको गंभीरता से देखें तो जिन अवर कलेक्टर साहब ने ये कोर्ट रशीद रिपोर्ट बनाई है, उनमें उन्होंने वर्ष 61 से लेके 2020 तक का सिर्फ टैक्स की राशि निकाली है 55 लाख रुपए, और उसी में एक कॉलम ऐड कर दिया है कि इसी 55 लाख रुपए में रिन्यूअल की भी राशि ऐड है। अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो 30 साल का भी टैक्स नहीं मिला एक तरीके से। देखिए, जो हमको समझ में आ रहा है और आम दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा, शुरुआत में 1960-61 में जब भी जगह मिली तो ये इसकी मियाद पूरी होती है 30 साल की, 1990-91 के आसपास। जी। उसके बाद दूसरा 30 साल भी आ गया, उसके बाद तीसरा भी चल रहा होगा। तो रिन्यूअल एक बार बता रहे हैं और ये 3 बार ये घपला कर रहे हैं। जी, मतलब ये छिपाने और बताने लायक कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो इस कागज में जो दिख रहा है, आप देखिए साफ तौर पर, संस्था ने जो अवैध कब्जे किए उसकी आज तक जांच चल रही है। जब पहला रिन्यूअल नहीं हुआ और दूसरा रिन्यूअल नहीं हुआ, तब ये 2022 में जो 50 लाख रुपए लेकर रिन्यूअल की बात कर रहे हैं, ये भी समझ के एकदम परे है। ये वो अधूरा सत्य है जो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आप कैसे देख पा रहे हैं सारे प्रकरण में? और यहाँ जब छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी द्वारा लिखित में बयान दिया जा रहा है कि संस्था को नहीं, बयान तो प्रस्तुत नहीं किया गया विधानसभा में, नहीं, लिखित में जवाब दिया जा रहा है। हाँ, रिकॉर्ड में है। हाँ, कि आपको संस्था को 1960-61 में जमीन मिली है, और दूसरी तरफ उसी लाइन के नीचे लिख के देते हैं कि 1990 में आपको हस्तांतरण किया जा रहा है। तो ये 30 साल का गैप राज्य शासन का कर और टैक्स की ये किसके खाते में जाएगा? तो ये मामला बहुत गंभीर है। लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं। हमारी आगे कोशिश होगी कि अपनी संस्था प्रबुद्ध नागरिक मंच के माध्यम से हम हाई कोर्ट में पुनः एक बार याचिका प्रस्तुत करें। पिछली बार तकनीकी कारणों से मामला वापस इसलिए आया था क्योंकि हाई कोर्ट ने हमें सलाह दी थी कि निचले फोरम में हम कोशिश करें। हम लगातार न्यायालय के माध्यम से जनता के हित में और समाज के हित में कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय जाएंगे, राष्ट्रबोध इस लड़ाई में हम कदम है। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर ऐसे ही शानदार योद्धा का स्वागत करता हूं और उन्हें साधुवाद करते हुए आप सबको प्रेरित करता हूं कि आप कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देश और समाज के लिए हमें अपना योगदान देना होगा। भ्रष्टाचार को चुपचाप होते देखना कहीं ना कहीं हमें भी अपराधी बनाता है। हमें ऐसे अपराध से मुक्त रहना है, क्योंकि समाज और देश के लिए हमारा भी योगदान होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। नमस्कार।